Hello everyone, myself Gaurav Tripathi, currently first year MBBS student at Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore. In this video, I am going to share all my valuable tips and advices to you, which I use to score full marks in organic chemistry. We will see detailed approach throughout the video, how to deal with organic chemistry specifically, as students find it more harder somehow than physical chemistry and inorganic chemistry. So without wasting any time, let's start the video. Let's clear one thing in our mind that basic approach to deal with every subject remains same or constant. मतलब कि जैसे हम क्या करना चाहिए स्टार्टिंग से, हमें पहले देखो क्लास अटेंड करो, जो रेगुलरली जितने टीचर हमारे क्लास ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिससे भी तुम पढ़ रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट पे, उनकी क्लास अटेंड करो। साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाओ, नहीं बना रहे हो तो फिर बाद में आके बनाओ जैसे तुमको सूटेबल लगे। और फिर उसका रिवीजन तुरंत करना है उसी दिन आके, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अगर रिवीजन नहीं करोगे तो एकदम ब्लैंक हो जाएगा पूरा दिमाग से कॉन्सेप्ट, तो फिर वो कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का, फिर तुमको दोबारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेटर यही है कि जिस दिन तुमको वो चीज़ स्पेसिफिक चीज़ पढ़ाई जाए उसका रिवीजन तुरंत ही आके कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन एक बार हो गया, हम डीपीपी करेंगे उस स्पेसिफिक टॉपिक की, ना कि पूरे चैप्टर की। डेली का डेली उस स्पेसिफिक टॉपिक की तुमको डीपीपी मिल जाती होगी, नहीं मिलती तो कोई बुक से उठा के क्वेश्चन कर लो, है ना, जो एनसीईआरटी पे जिसमें क्वेश्चन हो, तो इसको प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को। और फिर उसके बाद जो फाइनली टेस्ट के लिए एक बार रिवीजन कर लेना, जब टेस्ट आएगा तो रिवीजन कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे आने वाले सेगमेंट में वीडियो के। तो आपको एक कॉमन अप्रोच पता चल गया होगा। पहला क्या है, फर्स्ट नंबर क्लास अटेंड करना है, सेकंड नंबर रिवीजन एट दैट डे ओनली, थर्ड नंबर डीपीपी या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उसकी, फोर्थ टेस्ट देना है। मतलब ये कॉमन एक आपको रोड मैप फिट कर लेना है माइंड में आपके, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। देखो नेवर स्किप एनसीईआरटी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो अभी जो पास्ट का ट्रेंड देखा जा रहा है, मतलब पिछले कुछ सालों के पेपर को एनालिसिस करके देखा गया, टीचर्स ने बताया, मेरे भी पिछले साल भी, और मैंने भी जितना देखा उससे ही पता चलता है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही उठ के आ रहे हैं। मतलब इन टेस्ट के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन इवन एनसीईआरटी के डायरेक्ट उठ के आ जा रहे हैं, या जो जो नहीं भी आ रहे हैं ना तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, उसी के कॉन्सेप्ट से। तो एनसीईआरटी कभी स्किप मत करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जैसा बायोलॉजी में तुमको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, वैसे ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये मैं बताता हूँ। पहले तो जैसा मैंने बताया नोट्स ही पढ़ लेना, 2-3 बार अच्छे से नोट्स गो थ्रू करना, उसके बाद ही एनसीईआरटी को टच करना, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस में नहीं दी गई चीज़ें, कहीं कुछ दिया गया कोई टॉपिक, कहीं किसी अदर सीक्वेंस में दिया गया है, और जो उसकी लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा कम है एनसीईआरटी में, उतना तुमको अच्छे समझ में नहीं आएगा अगर तुम पहली बार पढ़ोगे। तो पहले नोट्स को गो थ्रू करो, उस कॉन्सेप्ट को समझो जो टीचर समझा रहे हैं, तो 3 बार नोट्स हो जाए तो फिर एनसीईआरटी पे तुम जरूर आ सकते हो। और एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल जो रहते हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चन, इनको कभी स्किप मत करना। अगर तुम्हें नहीं पढ़ा जा रहा है थ्योरी पोर्शन तो एटलीस्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन और जो सॉल्व्ड क्वेश्चन एग्जांपल दिया रहता है समझाने के लिए एनसीईआरटी में, और एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसको कभी स्किप मत करना। इसको तो ये तो मस्ट है करना, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। और अगर थ्योरी पढ़े तो जहाँ तुमको बिकॉज वगैरह दिख जाए वहाँ से असर्शन रीजन बनने के हाई चांसेस रहते हैं। जैसा मैंने एनसीईआरटी वाले सेशन में बताया था, बायोलॉजी के लिए वीडियो बनाया था मैंने, तो इस तरीके से तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है, कभी उसको स्किप मत करना। सारे क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू करना, पहले नोट्स कर लेना, नोट्स के कॉन्सेप्ट अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना, उसके बाद एनसीईआरटी पे आना। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स क्या हमें बनाने चाहिए, और अगर हाँ बनाने चाहिए तो किस तरीके से बनाना है हमें। देखो शॉर्ट नोट्स तो बनाने चाहिए, देखो, क्योंकि बेस्ट वे होता है रिवीजन करने का, क्योंकि सारे नोट्स को हम एक बार गो थ्रू नहीं कर सकते टेस्ट वगैरह के पहले। कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। देखो शॉर्ट नोट्स नहीं, मैं तुमको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिएक्शन ट्रैकर शीट दिख रही होगी, है ना, और इसको मैं बताता हूँ फिल कैसे करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम को में पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो तुम वहाँ से अपना इसको निकाल सकते हो, कॉपी में खुद से भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको इसको यूज़ कर सकते हो तुम, बहुत अच्छा तरीका ये एक्टिवली रिकॉल करने का सारी चीज़ों को। इसमें एनसीईआरटी वाली ही सारी रिएक्शन लिखना, ताकि ये हम वो कर पाएँ, इंश्योर कर पाएँ, मेक श्योर कर पाएँ कि हम एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं बहुत शॉर्ट वे में, टेस्ट के पहले, है ना, टेस्ट या एग्जाम के, तुम्हारे जो मेन एग्जाम से पहले भी तुम कर सकते हो रिवाइज। इसको यूज़ करना कैसे करना है मैं सिखाता हूँ। देखो पहला कॉलम दिख रहा है रिएक्शन नेम, जैसे रिएक्शन नेम सपोज मैंने लिया वुड्स रिएक्शन, इसका रिएजेंट क्या है, सोडियम ड्राई ईथर, यानी ड्राई ईथर। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये कि अगर मीथेन है सपोज करके तो इथेन बन जाएगा, इवन नंबर ऑफ एल्कीन बन जाता है ना, इतना पता होगा आपको।
ऐसे करना है। सेकंड नंबर हमने ले लिया कि क्या है, ये आपका है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, NaOH प्लस CaO इसका रिएजेंट है, रिएजेंट नेम वाले कॉलम पे मैंने लिख दिया। फिर फंक्शन मैंने देख लिया कि RCONA है तो उससे R बन जाएगा, अल्केन बन जाएगी, CO2 निकल जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आप सारे चैप्टर वाइज बनाने, इसको ये नहीं कि एक ही शीट में पूरा कर दी ना, चैप्टर वाइज। रिएजेंट ट्रैकर शीट है तो उसका एक चैप्टर का अलग नीचे साइड आप लिख लीजिएगा, ये पहला चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर। इस तरीके से आप पूरा इसको NCERT में खुद से बनाइएगा ना, NCERT उठा लीजिएगा, उसके बाद खुद से आप इसको बैठ के कर सकते हैं। देखो अब बहुत लोग के मन में आता है कि हम मैकेनिज्म वगैरह याद करने की ज़रूरत रहती है या उस पर अच्छे से गो थ्रू करना ज़रूरी रहता है। तो टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट नीट कोई ज़रूरत नहीं है मैकेनिज्म याद करने की। मैकेनिज्म से कभी क्वेश्चन ना सॉल्व होगा, क्योंकि मैकेनिज्म से अगर हम करने भी जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना पड़ता है। जो नीट के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि नीट के लिए, तो उसमें आपको कभी मैकेनिज्म की नीड नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाला मैकेनिज्म यूज़ होता है, बट वो बहुत ईजी होता है, वो आप करते करते प्रैक्टिस आपको लगेगा नहीं कि वो मैकेनिज्म है, वो आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन का पार्ट लगने लगेगा। तो मैकेनिज्म याद करने की कभी ज़रूरत नहीं है, आप मैकेनिज्म वगैरह मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। जो इंपॉर्टेंट है वो सर लोग बता देंगे आपको। इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई मैकेनिज्म है तो उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, या अटैकिंग रिएजेंट, सपोज रायमंड टीमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन है, तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, जेईई में पूछा गया, नीट में भी पूछा गया है। तो ये बस चीज़ें आपसे स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैकेनिज्म की नीड नहीं है। तो मैकेनिज्म मत पढ़ो अगर तुम नीट बस की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर बोर्ड्स की कर रहे हो तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा सारी चीज़ें। तो अगर नीट के लिए पढ़ रहे हो तो मैकेनिज्म की कोई नीड नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना सीखिए ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा वो आउटपुट मिले। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ता था, कोई मतलब नहीं क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ने का, फिर भी मैंने फुल मार्क्स स्कोर किए थे डायरेक्ट मेथड्स ही यूज़ करके। तो डायरेक्ट मेथड पे ही आप ज़्यादा बिलीव रखें, टाइम टेकिंग भी हो जाएगा मैकेनिज्म यूज़ करना, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। देखो अब बात आती है कि हम क्या रिसोर्सेस यूज़ करें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, क्या कुछ बुक्स वगैरह यूज़ करनी है पढ़ने के लिए भी, थ्योरी या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। देखो थ्योरी पढ़ने के लिए तो कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, ना तुम ये गलती करना कि थ्योरी के लिए कोई और बुक पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ मत करना कभी। NCERT और जो टीचर के नोट्स हैं मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ऐसा तुम सोच लो। प्रैक्टिस करने के लिए भी देखो मैंने कोई बुक नहीं यूज़ की थी। अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम नहीं बचेगा जितना मैं बोल रहा हूँ, उसको करने के बाद भी तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि अगर हम टीचर के क्वेश्चन जो टीचर करा है साथ साथ वो क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, जैसे मैं पंकज सर से पढ़ा था तो वो सारे क्वेश्चन करा देते थे क्लास में, एग्जाम्पलर वगैरह तक के, कुछ बचता नहीं था। PYQ एग्जाम्पलर, जेईई की PYQ सब करा देते थे वो, तो फिर वो कुछ बचता ही नहीं है हमारा सेंस कि हम दूसरा प्रैक्टिस करें। उसके साथ साथ तुम DPP कर लिए तो और अच्छा हो गया, उसके साथ टेस्ट में नए टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो हो गया, उससे फिर अच्छा तो कुछ है ही नहीं फिर। तो वही मैं कह रहा कि इसको करने के बाद टाइम ही नहीं बचेगा ऑलरेडी, और इतना तुम कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, बिलीव मी। मैंने भी इतना ही किया था और मैंने भी फुल मार्क्स स्कोर किए थे, तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इन केस किसी के ट्यूशन में किसी कहीं और से पढ़ रहे हैं, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करा रहे हैं, तब आप कोई ऐसी बुक कर सकते हैं जहाँ पे NCERT बेस्ड, NCERT ओरिएंटेड सवाल हो, क्वेश्चन हो। कहीं आउट ऑफ NCERT कोई क्वेश्चन मत करना। जैसे बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो कई कोचिंग में पढ़ा भी दी जाती हैं, ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन भी कोचिंग में, तो पढ़ा दी जाती है कोई रिएक्शन जो आउट ऑफ सिलेबस रहती है, कोई मतलब नहीं है। NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा अब जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, तो उससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैं वही मेक श्योर करना थोड़ा सा कि NCERT वाले बाहर क्वेश्चन को स्किप कर देना, बस इतना कर सकते हो। देखो अब बात करूँ रिवीजन की, तो रिवीजन में अगर टाइम है तुम्हारे पास, जैसे अगर संडे को टेस्ट है, तुमने मंडे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, 5-6 दिन का समय, तब नोट्स ही पढ़ो। अगर शॉर्ट टेस्ट है तो, जिसमें ज़्यादा कम चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर तुम्हारा लॉन्ग टेस्ट है ना, पूरे सिलेबस का टेस्ट आ रहा है, तो फिर शॉर्ट नोट्स यूज़ करो। अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ के तुमको उतना नहीं समझ में आ रहा है, खुद से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई रिवीजन लेक्चर फॉलो कर सकते हो, लाइक उत्थान, पंकज सर ने उत्थान बहुत अच्छे से रिवीजन कराया है। इवन सारे जेईई के PYQ भी करा दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो उसको तुम एक बार चेकआउट करना ज़रूर। और साथ ही साथ अभी पंकज सर लाइव भी रिवीजन करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास कि तुम लाइव रिवीजन भी कर सकते हो अपने टेस्ट के पहले। तो ये 2 चीज़ तुम जरूर चेकआउट करना। अगर तुम खुद से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, खुद से कर सकते हो, तो नोट्स और शॉर्ट नोट्स तुम्हारा सफिशिएंट है, खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कैसे करना है रिवीजन, मैंने बताई है पिछले मतलब पहले सेगमेंट में वीडियो के, कि रिएजेंट जो ट्रैकर आपको शीट बनानी है उससे आपको रिवीजन करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं रिवीजन। और हाँ, प्लीज़ रिवीजन करते रहना ऑर्गेनिक का, है ना। अगर तुम रिएजेंट ही भूल गए क्या फंक्शन है क्या नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं बोल रहा कि तुम रिवीजन ऑर्गेनिक का साथ ही साथ करते रहना, पहले भी मैंने बताया वीडियो में, और टेस्ट के पहले तो करना ही करना मस्ट है, इसलिए रिवीजन मत भूलना। ऑलवेज रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
आई होप नाउ आई एम क्लियर। मैंने सारी चीज़ें बता दी बहुत कम टाइम में और अच्छे तरीके से। मैंने जितना मैंने यूज़ किया था अपने टाइम पे प्रिपरेशन के कि जिससे मेरे फुल मार्क्स आए, वो मैंने सारी रिसोर्सेज तुमको बता दी हैं, क्या तरीका है क्या नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, ट्रस्ट मी। कोई अगर आके बोल भी रहा है कि इससे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत होती तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है। तुम जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके देखो, तुमको खुद बेनिफिट दिखेगा। तुम्हारे मार्क्स वगैरह इंक्रीज़ होंगे इससे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो तुम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट ऐसा बोरिंग नहीं है, एक बार इंटरेस्ट लोगे तो कुछ बोरिंग नहीं होता, सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हारे पास सब अपडेट्स अपने आप आते जाएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मेंटरशिप बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैंने पहले बता चुका है। तो बस तुमको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहीं पे पूरा मेंटरशिप बैच रन कर रहा है हमारा, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। लोग पर्सनल पे भी डाउट पूछ रहे हैं, और इन केस तुम लोग को भी कोई और सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट हो ऑर्गेनिक से जो मैं नहीं इस पर ले पाया हूँ, तुम लोग कुछ अपने पर्सनल क्यूरी हो, तो वो तुम मेरे को कमेंट बता सकते हो, या टेलीग्राम में भी डीएम कर सकते हो किसी भी टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं टाइम पे रिप्लाई करता हूँ, बहुत कम टाइम पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जैसे जब मैं ऑनलाइन रहता हूँ मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक।